गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेसन है संसाधन और विकास, जो ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर माना गया है। तो आज इस वीडियो में हम संसाधन और उसके विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम करेंगे तो 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाता है कि संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन शब्द से हमारा क्या अभिप्राय है। उसके बाद है कि संसाधन के रूपांतरित के लिए सहयोगी क्रियाएं। तो ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया। मानव इन संसाधनों के केंद्र बिंदु रहते हैं और ये जो 3-4 चीजें हैं वो संसाधनों के रूपांतरण प्रक्रिया में सम्मिलित होती हैं। वो प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर क्रियात्मक संबंध से ही संसाधनों का रूपांतरण होता है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उत्पाद समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। किसका परिणाम है भाई? मानवीय क्रियाओं का। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण के पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण जो है, इस संसाधनों का वर्गीकरण क्या है, किन आधार पर किया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है। संसाधन वर्गीकरण का आधार किस आधार पर किया जाता है? नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। नंबर 2, समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य है। ये जो परिभाषाएं हैं वो इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट में दी हुई है, लेकिन जो न्यू बुक पब्लिश जारी की गई है उसके अंदर ये नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्ति के आधार पर नवीकरण योग्य और नवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के सतर पर आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित कोष। 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 आधारों के बाद संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। इससे संबंधित एक डायग्राम भी दिया गया है यहाँ पर। संसाधन 2 रूप में यहाँ पर बताया गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक नवीकरणीय का आगे जो हो जाता है वो ये एक प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आता है जो पिछली जो बुक थी, जो HBSC की बुक है, उस HBSC की बुक के अंदर तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है वो दिया गया है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जैव किसे कहते हैं, जैव किसे कहते हैं, संभाव्य के है और स्वामित्व के आधार पर संसाधन के। इस तरह के क्वेश्चन थे। वो जो पिछले साल की जो बुक थी या जो पिछला जो एडिशन था उसके अंदर मिल जाते हैं, लेकिन जो न्यू एडिशन आया है उसके अंदर ये जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है। तो यहाँ से हमारा सीधा शुरू हो जाता है संसाधन का विकास। तो हम यहाँ पर करेंगे अब संसाधन का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कि मनुष्य जीवन यापन के लिए गुणवत्ता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है। परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया, जिससे निम्नलिखित कुछ मुख्य समस्याएं पैदा हो गई कि मानव ने अपने पेट को भरने के लिए इन संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, जिससे कि हमारे यहाँ कुछ समस्याएं पैदा हो गई है। कौन कौन सी समस्याएं हैं? नंबर 1, कुछ व्यक्तियों के लालच संसाधनों का हास। नंबर 2, संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज के 2 हिस्से बन गए, संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब।
इनके आर्थिक समानता को बढ़ाया है। नंबर 3, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा, यानी ग्लोबलाइजेशन है या वार्मिंग ग्लोबलाइजेशन है, उसको की जो समस्या बढ़ी है, जैसे भूमंडलीय तापमान का बढ़ना, ओजोन परत का अवक्षय के कमजोर होना, पर्यावरण का बढ़ना, प्रदूषण और भूमि नवीकरण आदि, ये समस्या संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि संसाधन, जो महात्मा गांधी जी के विचार भी हैं, आगे इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसी से यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर सीबीएसई में पूछ लिया जाता है। और ये आ जाता है तेल संसाधन खत्म होने पर, सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है। तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारे जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा, कि अगर धरती से तेल खत्म हो जाएगा तो उसका हमारे मानवीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक वो काल्पनिक क्वेश्चन है, काल्पनिक अपने दिमाग में हमने इसका आंसर देखना है कि जो तेल है, तेल का हम जो अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, कल को अगर वो खत्म हो जाता है तो इससे चलने वाले जो संसाधन है वो संसाधन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब उनसे बचने के लिए, उस स्थिति में बचने के लिए इंसान को या तो नई खोज, नया विकल्प ढूंढना होगा। अगर नया विकल्प नहीं ढूंढ पाएगा तो ये संसाधन वो सारे के सारे व्यर्थ होंगे और मानव अपनी जो क्रियाएं हैं उन क्रिया को नहीं कर पाएगा, जैसे कि परिवहन की क्रियाएं हैं या जो और भी क्रियाएं हैं जो तेल से जुड़ी हुई हैं, उसका प्रयोग वो नहीं कर पाएगा। दूसरा है, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट पदार्थ को पुनः चक्रवश करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अपने मोहल्ले अथवा गांव के एक सर्वेक्षण करें। लोगों से पूछें कि उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में वो क्या सोचते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरह का कोई आता था नहीं, जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। किसके लिए? जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, दोहन मतलब प्रयोग जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों का उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषण विकास का ही हिस्सा है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि संसाधनों का प्रयोग, कि जैसे इस हेडिंग से संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है, या संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है, या संसाधनों का नियोजन करना या संसाधनों की प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, तो उसके लिए ये हमारा आंसर यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसका ये आंसर है। और इसके साथ में एक नंबर का क्वेश्चन भी हम ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, संसाधन विकास क्यों जरूरी है, या संसाधनों की योजना बनाना क्यों जरूरी है, या संसाधनों पर न्याय संगत बंटवारा क्यों आवश्यक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो हम यहाँ से कर लेंगे। तो हमने पीछे पढ़ा था सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना ना करे। जिनके हमने संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना है जिसमें हम वर्तमान की जो आवश्यकता उनका पूरा कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कुछ बचाकर रख सके। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो संसाधन है ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की, वर्तमान पीढ़ियों के ऊपर एक ऋण है जिसे हमें उसको वापस देना होगा। तो इसी को
संसाधनों का विकास के प्रक्रिया के संबंधित एक सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो इसके अंदर से एक एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 की पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो ये है ब्राजील का एक शहर है। जून 1992 में 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर हस्ताक्षर किए थे भाई? घोषणा पत्र पर। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति जताई गई थी। जो फॉरेस्ट प्रिंसिपल थे उन पर सहमति जताई गई थी और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 की स्वीकृति प्रदान की गई। ये क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर में आ जाता है कि कौन से एजेंडे को स्वीकृति दी गई थी? एजेंडा 21 की। एजेंडा 21 क्या था वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एक एक नंबर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई बेस पर। एचबीएसई के अंदर आता है ये संपूर्ण ही पूछ लिया जाता है कि रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये एचबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई से एक एक नंबर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है एजेंडा 21 क्या था? यह एक घोषणा है जिसमें 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, किसके बोलते हैं? UNCED की फुल फॉर्म। ये सीबीएसई में पूछा जाता है। UNCED की फुल फॉर्म क्या है? इसका अर्थ होता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एंड और विकास सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट डेवलपमेंट। यह संस्था है यूएनओ की के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा, जो राष्ट्र के अध्यक्ष थे उस समय स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटाना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 से तैयार करें। यानी कि इसके तहत ये कहा गया था कि प्रत्येक जो स्थानीय निकाय है वो अपना एजेंडा 21 तैयार करे जिसमें पर्यावरण, क्षति, गरीबी और रोगों का निपटाना हो। तो ये था रियो डी जेनेरियो प्रथम सम्मेलन और एजेंडा 21। यहाँ से जो हमारे जो क्वेश्चन हुए हैं वो क्वेश्चन है संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन रूपांतरण की प्रक्रिया में कौन कौन से सम्मिलित हैं? संसाधनों का वर्गीकरण, संसाधनों का विकास, यह संसाधन का विकास क्यों जरूरी है, उसकी समस्याएं, और सतत पोषण विकास का क्या अर्थ है, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में क्या जानते हैं, एजेंडा 21 क्या है। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर हमारे 5 या 6 क्वेश्चन हैं जो एक एक नंबर या दो या 3 नंबर टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक है वो है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन संसाधन नियोजन का अर्थ है संसाधनों की योजना का प्रयोग करने की योजना बनाना, प्लानिंग करना। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। यानी कि जो संसाधन है उनका अच्छी तरह से प्रयोग करने के लिए, यानी कि बुद्धिमत्ता से प्रयोग करने के लिए उसकी योजना बनाना एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यह और भी महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है, परंतु दूसरी तरफ
परंतु दूसरी तरह के संसाधनों की कमी है कि हमारे देश में कुछ संसाधन तो ऐसे जो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु दूसरी तरह संसाधन ऐसे हैं जिनकी कमी भी है। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों से उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं, और कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की कमी भी है, अत्यधिक कमी भी है। उदाहरण के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है, संसाधन नियोजन की क्यों आवश्यकता है। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले की प्रचुर भंडार है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जल विकास की मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और जल संसाधनों की बहुतायत है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीतोष्ण देश के अन्य भागों से अलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना व कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय सतह पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। ये 5 नंबर में यहाँ से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो CBSE बेस्ड पर आधारित है। तो इसका आंसर ये ऊपर दिया गया है, जो इससे संबंधित आंसर आता है। ये सारा का सारा जो है, चलो ग्रीन कलर में कर देते हैं इस आंसर को सारे को। उसके बाद ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये इस क्वेश्चन से जुड़ा है। क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय सतह पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है और उसका आंसर हमने ये ऊपर दिया है। ये 5 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है भारत में संसाधन नियोजन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारा कल का टॉपिक रहेगा। उसके लिए बस इतना ही। गुड मॉर्निंग, थैंक यू।